जब संविधान बन रहा था, कई लोग हंसी मजाक में कहते क्या किया डॉक्टर अम्बेडकर। मेरे पास संविधान सभा की चारों प्रतियां हैं। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर के, उनके समाज के, उनकी सोच के लोगों की संख्या संविधान सभा में कम थी। डॉक्टर अम्बेडकर के सारे सपने पूरे हो गए मैं नहीं मानता। हाँ, एक बेकरार और बहादुर लोगों की कौम, नई पीढ़ी की, पुरानी पीढ़ी के लोगों ने तो बहुत अपमान किए, उसका जिक्र नहीं करना चाहता, किसी संवेदनाएं हट ना हो, लेकिन नई पीढ़ी उस गुलामी की जंजीर को तोड़ के मानेगी, ऐसा मेरा यकीन। और उसकी शुरुआत हो गई। वो दिन चले गए जब मूर्तियां अपमानित होती, अब होड़ लगी है, प्रतिस्पर्धा है। मैंने ताजा जो लेख लिखा, रिपब्लिकन पार्टी से पहले डॉक्टर अंबेडकर का किसी पार्टी में जिक्र नहीं होता। आज अंबेडकर मेला लग रहा है। मायावती डर गई थी। मायावती जी तो भगवान से नहीं डरते, आदमी की बात करते हैं। लेकिन मायावती जी अकेली पड़ गई थी, ये मान लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति 2025 केंद्रपुरी गाजियाबाद के सभी संरक्षक मंडल के माननीय सदस्यों, अध्यक्ष महोदय धर्मवीर सिंह जी, महासचिव सचिन बोध जी समेत सभी पदाधिकारी, मंच पर विराजमान हमारे चेयरमैन साहब, हमारे पुराने संघर्ष के दिनों के साथी सुरेंद्र जी, तोमर जी, नेहरा जी और सभी साथियों, मुझे धन्यवाद देना है समिति के सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया। हालांकि पहला अवसर नहीं है जब मैं आपके बीच में हूँ। मैं 4 बार तो यहाँ से चुनाव भी लड़ा हूँ, लेकिन विषय बहुत बड़ा है और जिस व्यक्तित्व के बारे में हम इकट्ठे हुए हैं, आज वो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी उसी आदर और सत्कार के साथ उसको स्मरण किया जाता है जैसे भारत में। लेकिन ये बहुत लंबी लड़ाई हो गई और मैं याद करना चाहता हूँ, चूँकि 1967 से पहले इन इलाकों में डॉक्टर अंबेडकर को कुछ पढ़े लिखे लोग ही जानते थे। उनकी पार्टी बनाई हुई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो मैं स्मरण करूंगा अपने नेता बुद्धप्रिय मौर्य जी को, जो 1967 में आकर के यहाँ चुनाव लड़े रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर भारत के लोगों से परिचित कराया, सबसे पहली से। उसके बाद हमारे नेता थे समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर की जात से, वो नाइक थे। तो आरक्षण की जो व्यवस्था है डॉक्टर अंबेडकर के बाद पिछड़ों की भी, दलितों की भी, महिलाओं की भी, उन्होंने 1978 में पहली बार लागू की। और आप सब जो लोग आज बैठे हो, उनको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इन सवालों के लिए कुर्सियां भी लोगों की गई हैं। 1978 में बिहार की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण लागू करने पर उनके पद से हटा दिया। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का उत्तर भारत से नहीं, समूचे देश से परिचय कराने वाले महामहिम काशीराम जी थे, जिन्होंने देश भर में जा जा करके इसका प्रचार प्रसार किया। और मैं नहीं भूलना चाहता अपने मित्र रामविलास पासवान, जिन्होंने भीम सेना बना करके जन जागरण का भी काम किया। और जब हम वीपी सिंह के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली में जब सरकार बनी थी, तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति संसद के बाहर खड़ी हुई थी, और चिड़ियों की जो बीट है और सड़क पर जो गंदगी है वो चारों तरफ फैली हुई थी। हम भी, रामविलास जी भी, शरद यादव जी भी, बहुत जो जनता दल के नेता थे, सब लोगों ने मिलकर के
डॉक्टर अंबेडकर को संसद के कक्ष के अंदर ले जा करके स्थापित करने का काम। आज जहां महात्मा गांधी हैं, जहां सरदार पटेल हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू हैं, जहां चौधरी चरण सिंह जी हैं, जहां और बड़े नेता हैं, उनके बीच में चमचमाती हुई मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर की। फिर 6 अप्रैल आता है, उनका जन्मदिन है, उनका परिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर। जितने भी देश के बड़े लोग हैं, उन सबको वहां पर स्थापित करने का काम हुआ, लेकिन उनके नाम के साथ भारत रत्न जोड़ने का काम नहीं हुआ। मैं बहुत आलोचनात्मक नहीं होना चाहता, 1-2 लोग तो ऐसे भी हैं जिनको भारत रत्न मिला है, जो ग्राम प्रधानी के भी लायक नहीं थे। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को और दूसरे नाम पे भी ताली बजाओ, क्योंकि भेद कोई एक तरह का नहीं है। खाली जात का भेद नहीं है, रंग का भी भेद है, भाषा का भी भेद है, तबचा का भी भेद है, नारी पुरुष का भी भेद है। दुनिया का अंबेडकर जैसा ही एक बड़ा नेता नेल्सन मंडेला था, जो काले होने के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ लड़ा था। हमारी सरकार ने दोनों को भारत रत्न दिया। 1990 में संविधान लगभग 47 में तैयार हो गया, 48 में लागू हो गया, लेकिन किसी को याद नहीं आई। जब वीपी सिंह थे, रामविलास पासवान थे, हमारे जैसे आपके चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो भारत रत्न देने का काम इनको भी और नेल्सन मंडेला को भी, जो रंग भेद नीति के खिलाफ लड़े। डॉक्टर अंबेडकर ने अपमान सहा और 28 साल तक जेल में नेल्सन मंडेला रहे। तो मैं आपके बीच में ये भी इतिहास का जिक्र करना चाहता हूँ। आज जब हम दिल्ली में होते हैं सभी लोग, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे वो भी दिन याद है कि डॉक्टर अंबेडकर का कोई तस्वीर लगा रहता था, तो लोग उसको हिकारत की नज़र देख से हटाने का काम किया करते। आज संसद में 9 नहीं बजते हैं, उससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जाते हैं और अपना सर झुकाते हैं। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और किसी जात संप्रदाय का हो, सबका माथा डॉक्टर अंबेडकर के नीचे झुकता है। एक बाहर अगर जाओ तो होली, दिवाली, ईद, कोई मैं धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं करता, लेकिन इतने तरह के कार्यक्रम पार्लियामेंट स्ट्रीट पर होते हैं, मैंने किसी धर्म के आयोजन में नहीं देखे। यूं भी पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट इतने तरह के कैंप लगे हुए हैं और खाना पीना ये सब चलता है। मुझे दिल्ली से चले हुए जब 1 घंटा हुआ, एक जगह नहीं थी, एक जगह जहां पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति या पोस्टर न लगा हो। कोई धार्मिक व्यक्ति अगर अपनी भावनाओं का अनादर ना समझे, तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी भारत के देवी देवताओं से कम तस्वीर डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है। लेकिन ये काम आसान नहीं है। उनका पहला सिद्धांत था शिक्षित बनना। जो शेड्यूल कास्ट के भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे खास तौर से कहना चाहता हूँ, 1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ है, 10% शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़े लिखे थे। 100 में से कितने? 10। आज आपको मालूम है 60% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़े लिखे हैं आज। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी है। जब संविधान बन रहा था, कई लोग हंसी मजाक में कहते हैं क्या किया डॉक्टर अंबेडकर, तो मेरे पास संविधान सभा की 4 प्रतियां हैं। उस समय डॉक्टर अंबेडकर के, उनके समाज के, उनकी सोच के लोगों की संख्या संविधान सभा में कम थी। एक तो 60% तो कम से कम उसमें राजे महाराजे थे, और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे उसमें भी उनके वर्ण के और वर्ग के लोग नहीं थे। बड़ा मुश्किल था संविधान में ये लिखवाना कि
कि SC/ST लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ ने कहा कि साहब इनकम टैक्स के आधार पर होना चाहिए। भाई माफ करना, 1947 में शायद ही कोई दलित होगा जो इनकम टैक्स देता हो, शायद। 1947 में ग्रेजुएट भी कितने होंगे शेड्यूल कास्ट के लोग जिनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब SC/ST के लोगों को मतदान से वंचित कर दो, ये षड्यंत्र भी संविधान सभा में चल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने जो तर्क दिए और जो उनकी यहां से लेकर के और लंदन तक धूम हो गई थी। जब गोल मेज में जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी, सारे देश के राजा और मोहम्मद अली जिन्ना, ये पढ़ने लायक सुनने लायक चीज है। जितने राजा हैं वो जाते हैं, कहते हैं कि आई हैव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ बीकानेर, जूनागढ़ वगैरह वगैरह वगैरह, कि मैं फलाने राज्य के रूप में यहाँ पर आया हूँ। जिन्ना कहते हैं कि मैं इंडियन मुस्लिम्स के बिहाफ पर आया हूँ। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं आई एम हियर टू रिप्रेजेंट द इंडियन दलित्स। तो तब ये अंग्रेज के दिमाग में आता है कि ये चौथाई हिंदुस्तान का मालिक है। 25% की जो आबादी है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, उसका ये सबसे शानदार नेता है। इसलिए उसको लेकर के गांधी जी से बातचीत होती है। गांधी जी बहुत परेशान है। गांधी जी का भी मैं जिक्र आदर के साथ इसलिए करना चाहता हूं कि ये वो दौर है जहां डॉक्टर अंबेडकर का पालन पोषण हुआ। वहां पर घंटी बांध करके दलित चलने का अधिकारी था, ताकि सब भद्र लोगों को पता लग जाए कि दलित समाज का आदमी आ रहा है, लिहाजा उसको रास्ता छोड़ दो। ये दिन भी देखे आपके लोगों ने। पीछे झाड़ू बांध करके भी चलने के रिवाज बने हुए थे कि दलित के आने से जो गंदगी सड़क पर होगी, साथ के साथ वो साफ भी होगी। ये अपमान, ये दौर डॉक्टर अंबेडकर ने थे। तब गांधी जी कांग्रेस पार्टी में पहली बार, उस समय हरिजन नाम है जो आज अपमान का भी शब्द बना हुआ है, हरिजन मैगजीन वो निकालते हैं। हरिजनों जैसे कपड़े पहनूंगा ये वो घोषणा करते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है जिसका आज से प्रसंग है, उसको मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर एक चिट्ठी लिखते हैं महात्मा गांधी को कि ये जो तुम सब प्रपंच कर रहे हो, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम हिंदू की जाति व्यवस्था के सबसे चतुर दलाल हो। इसके जवाब में गांधी गुस्से में नहीं आता। वो डॉक्टर अंबेडकर को चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा साहब आपने मुझे कम गाली दी। मेरे पुरखों ने सदियों दर सदियों आपके साथ, आपके पुरखों के साथ जो अपमान किया है, उसके मुकाबले में ये गालियां कम है। तो देश ऐसे बनता है, देश ऐसे नहीं बनता कि रामजीलाल सुमन अगर इतिहास के पन्ने को उखाड़ दे तो लाखों लाख लोग उसके घर पे चले जाएं, उसको मारने पीटने के लिए। ऐसे देश नहीं बनता। लिहाजा जो ये 2-3 हजार साल की वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, उसका प्रतिकार हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के सारे सपने पूरे हो गए मैं नहीं मानता। हाँ, एक बेकरार और बहादुर लोगों की कौम, नई पीढ़ी की, पुरानी पीढ़ी के लोगों ने तो बहुत अपमान किए, उसका जिक्र नहीं करना चाहता, किसी संवेदनाएं हट ना हो, लेकिन नई पीढ़ी उस गुलामी की जंजीर को तोड़ के मानेगी, ऐसा मेरा यकीन। और उसकी शुरुआत हो गई, उसकी शुरुआत हो गई समूचे देश में। आज देश का कोई पंचायत नहीं है जहां डॉक्टर अंबेडकर का झंडा ना फहराया गया हो और जहां उसकी मूर्ति पर माला ना चढ़ी। वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब मूर्तियां अपमानित होती। अब होड़ लगी है, प्रतिस्पर्धा है। मैंने ताजा जो लेख लिखा
रिपब्लिकन पार्टी से पहले डॉक्टर अंबेडकर का किसी पार्टी में जिक्र नहीं होता। आज अंबेडकर मेला लग रहा है, अंबेडकर जयंती मन रही है, अंबेडकर सप्ताह मन रहा है। इससे भी पेट नहीं भरा तो 15 दिन का कार्यक्रम चल रहा अंबेडकर का, ये अंबेडकर के विचारों की जीत, और ये सिलसिला बढ़ेगा। एक चीज जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे उनकी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई। जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के जो नेता हैं, वो सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों के प्रतिनिधि बनकर के ना रहे, डॉक्टर अंबेडकर चाहते। ये बहुत कठिन बात है, इसलिए वो चाहते थे कि उनके लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अलग होनी चाहिए, यानी कि दलित समाज के ऐसे स्वाभिमानी नेता हो जो अपने लोगों के बलबूते पर जीत करके एमएलए और एमपी बने, किसी कृपा पर नहीं। ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, इस पर हाहाकार मच गया समूचे देश में कि निर्वाचन की अगर पृथक परंपरा चालू हो गई तो पता नहीं डॉक्टर अंबेडकर कोई दूसरा देश ना मांगे। बहस चली लंबी, और आज पढ़े लिखे लोग जानते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदू समाज भयभीत भी हो गया और चकित भी हो गया और दुखी भी हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया और 2 या 3 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर्स ने घोषणा कर दी। उसके बाद हिंदू महासभा के सबसे बड़े नेता, हिंदुओं के बड़े नेता डॉक्टर महामना मदन मोहन मालवीय, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, वो अंबेडकर के पास जाते हैं। आज जो कुछ लोग विश्वमन करने का काम करते हैं समाज के अंदर, निम्न जाति, निम्न कोटि की जातियों का उल्लेख कर करके अपमानित करने का काम करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि महामना मदन मोहन मालवीय का सिर डॉक्टर अंबेडकर के पैरों में था, कि गांधी को सिर्फ और सिर्फ आप बचा सकते हो। तब डॉक्टर अंबेडकर जो अपहरण उसमें बैठे हुए आमरण अनशन पर, गांधी जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं अनशन तोड़ दो, इस विषय को मैं त्याग देता हूं, तो महात्मा गांधी की जिंदगी बचती। लेकिन कितने कितने प्रपंच हो गए, नौकरियों में आरक्षण मिल गया, सरकारी कारखानों में मिल गया। अब एक दुख भरी खबर और सुनो, जितने भी सरकारी कारखाने हैं उनमें से 80% का निजीकरण हो चुका है। निजीकरण में कोई व्यवस्था नहीं, लिहाजा हमारे जैसे लोगों ने, कुछ अंबेडकर समर्थक लोगों ने मांग की है कि जो निजी क्षेत्र में उपक्रम और फैक्ट्रियां लग रही हैं वहां पर भी आरक्षण होना चाहिए। एक दूसरा, जितनी अदालतें हैं, रामविलास जी और हम जो जिंदा थे हमने कई बार ये सवाल उठाया था, इसमें भी उन जाति वर्गों के प्रतिनिधि ना के बराबर हैं जिनको सदियों से न्याय नहीं मिला है। हमारी कई बहन बैठी हुई है यहाँ पे, उनके सामने मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता था। एक महिला जो अनुसूचित जाति की थी, जब उसका अपमान हुआ तो एक जज का फैसला है, नहीं, निम्न कोटि की जाति की महिला के साथ इस वर्ग का आदमी कोई ऐसा अपमानजनक काम नहीं कर सकता। इसलिए अगली हमारी मांग है कि जुडिशरी में भी इन वर्गों का आरक्षण होना चाहिए, जितनी भी ये इस तरह की सर्विसेज। तीसरा, किसानों का और मजदूरों का बहुत करीब का साथ। मेरे साथी सतेंद्र जी ने भी बताया, 1935 में जब कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा था, तब तक कोई आरक्षण वगैरह नहीं था, देश की आजादी नहीं थी वगैरह वगैरह। तो कांग्रेस के नेता थे चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म काल यही का है। उन्होंने कहा है कि किसान जातियों का 50% आरक्षण होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। तो कुछ लोगों ने कहा फिर दलितों का क्या होगा? उन्होंने कहा दलितों का भी 25% आरक्षण होना चाहिए, कागजों में लिखो। तो न तो किसान जातियों का हुआ न दलितों का हुआ। और आज स्थिति ये है
जब भी कोई मांग चलती है, मैं चूंकि देश भर में कई संस्थाओं में जाता रहता हूँ, अभी मेरे मित्र साथी ने जिक्र किया, वो पूरा आंकड़ा लाया नहीं मैं जो मैंने राज्यसभा में पेश किया था। हाई स्कूल आते आते दलित समुदाय के इतने बच्चे घर बैठ जाते हैं, इंटर के बाद इतने, ग्रेजुएशन के बाद इतने, और पीएचडी करने के लिए शायद कितने आप पढ़े लिखे बैठे हैं, शायद एक भी नहीं होगा। रोहित बेमुला नाम का एक दलित लड़का, मुझे वहां जाने का भी मौका मिला इस लड़ाई के दौरान, बड़े मुश्किल से वो इस परीक्षा को पास कर रहा था। उसका इतना अपमान किया गया कि उसने आत्महत्या कर दी। हमने संसद में सवाल उठाया जिसका जिक्र हमारे साथी कर रहे थे। तो भाई सबकी वहां पे जाके पूछ रहे हो, मायावती जी का किसी ने अपमान नहीं किया था। इनका लक्ष्य ये नहीं था कि मायावती जी डर गई थी। मायावती जी तो भगवान से नहीं डरते, आदमी की बात करते हैं। लेकिन मायावती जी अकेली पड़ गई थी ये मान के। जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी वो उनको आइसोलेट करने में लगी हुई थी। तो हम फिर खड़े हुए और हमने कहा कि हम वहां जाकर के आए हैं। और उस समय जो गवर्नर थे वो उस समय इस विभाग के मंत्री थे। तो हमने कहा कि आप वहां पे गए, इतने अपमानजनक वहां पर मामले हुए जिसके रहते दलित लड़के की हत्या हुई। तो कह रहा दलित क्यों कह रहे हो इसको? मैंने कहा भाई आप अपनी जात बता दो, हम तो वो भी कह देंगे। लेकिन अपमान सिर्फ इन्हीं वर्गों का होता है, उन वर्गों का अपमान नहीं होता है। लिहाजा सवाल जो बहन मायावती ने उठाया है, और मैंने कहा मायावती को इस तरह से ट्रीट मत कीजिए। ये अपने बलबूते पर बगैर किसी की रहमो करम के देश की सबसे बड़ी सूबे की मुख्यमंत्री बनकर आई, सबसे बड़े सूबे। ये आपकी तरह से किसी के रहमो करम पे नहीं। तब ये मामला जाके दबा। मैं इतना काफी लंबा प्रसंग हो गया, वैसे किसी दिन गोष्ठी रखो तो और भी बातें, लेकिन मैं आपसे इतना भर कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अधूरी है। और जिन वर्गों के वर्णों के समूहों से उनकी 3000 साल से सत्ता है, ये जो जात व्यवस्था है इसकी उम्र 3000 साल है। और बुद्ध के बाद चूंकि मुझे सारी दुनिया में घूमने का मौका मिलता है, पहला व्यक्ति था जिसने जात प्रथा पे प्रहार किया। अब बुद्ध का मठ है कहीं, चीन में है, श्रीलंका में है, नेपाल से आया हूं नेपाल में है, वियतनाम में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है। लेकिन जात को छूने वाला जो व्यक्ति होगा, खास तौर से गैर दलित, उस पर प्रहार और ज्यादा होगा। उसको भगा दिया यहां से बुद्ध। वीपी सिंह किस दिन मरे हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, किसको याद है? रंगा बिल्ला को फांसी किस दिन हुई ये तो लोगों को याद है, लेकिन जिसने मंडल कमीशन लागू किया था उसके मरने की तिथि याद नहीं थी। लिहाजा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट ये लड़ाई अपने बलबूते पे अकेले नहीं लड़ सकता। एक तो सत्ता में आपके पास नहीं। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि ये तनहीन है, मनहीन है, धनहीन है। ये तो दिल्ली के आसपास थोड़ा आप गोरे भी हो गए और मजबूत भी हो। आगरा से आगे जाओ, शरीर में हड्डियों के ढांचे, गोश्त नहीं। उनकी मन की इच्छाएं भी मर चुकी है। छोड़ो ना, भगवान ने जैसा हमें बना दिया वैसी नहीं। तनहीन है, मनहीन है और धन उनके पास नहीं है। ये उन्हीं लोगों की लड़ाई है, उन्हीं लोगों के खिलाफ जिन्होंने 3000 साल से सत्ता के सारे साधनों पर कब्जा किया। लिहाजा लड़ाई बड़ी है, इसलिए मोर्चा बड़ा बनाना पड़ेगा, अकेले नहीं। किसान जातियों में जो आपके आंदोलन के समर्थक लोग हैं उनको भी सहेज के संभाल करके अपने मंच पे लाओ। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं उसमें बहुत पसमादा है। उसमें भी चूंकि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है उसकी भी त्रासदी वही है
जो इंडियन दलित की है, वहां पे भी जात व्यवस्था है। दुनिया के किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है, लेकिन भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उनको भी अपने साथ छोड़ो। और जो उच्च जातियों के गरीब लोग हैं जिनकी हमदर्दी आपके साथ है, उनको भी आपके मंच पर स्थान दो, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। आप देखो आज, मैं किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं कहना चाहता, लेकिन सभी पार्टियों के जो अध्यक्ष महामंत्री हैं ज्यादातर उच्च वर्ण के, लेकिन गीत गान दिन भर आपका क्यों है वोट के लिए। ये ताकत जो डॉक्टर अंबेडकर ने दी, एक तो इसको सहेज के संभाल करके रखा। ये संविधान की जो कॉपी है हर एक के हाथ में आई है, ये बेवजह नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, संविधान है तो आप हो, संविधान है तो ये मंच है, संविधान है तो पढ़ाई लिखाई है, नौकरियां हैं। लिहाजा कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, किसी का भी हो, संविधान की तरफ उंगली उठावे, काट दो। अगर जिंदा रहना है, अगर सम्मान से रहना है। वो दिन भी याद करो जब संविधान नहीं था, आपके मोहल्ले अलग थे, आपके खान पान अलग थे, आप बौद्ध भिक्षुक की तरह से तिरस्कृत और निष्कृत थे। ये अंबेडकर है, इसने सबको सबके बराबर में लाके खड़ा किया। ये संविधान है और इसकी भी अधूरी है मामला, सभी कोई शिक्षा समान नहीं। इसलिए हमारे जैसे जो प्रगतिशील समाज के लोग, हमारी ये भी मांग है, और अपने मंच से आप भी उठाओ दलित समाज के लोगों की, शिक्षा और चिकित्सा सरकार के हाथ में होनी चाहिए। कोरोना में कितने लोग आपके घर परिवार के लोग मरे हैं, पढ़ाई क्यों नहीं पूरी हो पाती? 5% लड़के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की व्यवस्था होने के बाद भी 15% से ज्यादा नहीं जाते। इसलिए हमने नारा लगाया था पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, राजा या मेहतरानी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इसलिए हमारे नेता थे डॉक्टर लोहिया, उन्होंने राजमाता के सामने एक जो मेहतरानी बहन है वो खड़ी कर दी, सुखो नाम था उसका। अब सुखो देवी खड़ी हो गई तो ग्वालियर शहर में कम से कम 10,000 तो मेहतरानी बहन रही हूँ। वो सुबह को झाड़ू उठा में हर एक शरीफ आदमी के घर जाना, वोट किसको? जो राजमाता को, ये सफाई भी फिर अपने आप का। अब 15 दिन के हालत ये हो गई बाद कि पूरे ग्वालियर शहर का जो कबाड़ था वो भद्र लोगों के घर के बाहर खड़ा हो गया। राजमाता आती है डॉक्टर लोहिया के पास कि आप जो भाषण देकर आए हो उसने तो आग लगा। डॉक्टर लोहिया ने ऐसे ही मंच पे अपना मोढ़ा डलवा दिया और सुक्खो रानी को अपने बराबर में बैठा दिया, बाकी नेता नीचे बैठा दिया। भाई ये है सुक्खो रानी मेहतरानी। ये दिन भर क्या करती है कि साफ सफाई करने का काम करती है, और महल की रानी क्या करती है? साफ दिन भर गंदगी साफ बढ़ाने का काम करती है। तो वोट सुक्खो को दोगे या महारानी को? बड़ा पदर हो गया। और हार के बाद भी 1.5 लाख से ज्यादा वोट सुक्खो मेहतरानी को मिली। लिहाजा अपने बीच में सुक्खो भी पैदा करो, अपने हाथ अपने वर्गों में ऐसे भी लोग पैदा करो जो स्वाभिमान के साथ, याचना करके नहीं, स्वाभिमान के साथ अपने हकों के लिए और आपके हकों के लिए जाए। और वो दिन अब आया है। इसमें बहुत कुर्बानियां हुई हैं, इसमें अपमान भी हुए। डॉक्टर अंबेडकर जब MA, LLB, LLM, TLC सब पास करके आ गए, तो बड़ौदा में मुझे उस विद्यालय में जाने का मौका मिला है, और उस कोर्ट में भी राजा की डॉक्टर अंबेडकर इतने पढ़े लिखे, और 5वीं फेल जो चपरासी है वो उनकी टेबल पे इस तरह से फाइल फेंक के जाता था। तो ये कोई थोड़े बहुत अपमान नहीं हुए, पीटे भी हैं, छिते भी हैं, मरे भी हैं, बहुत कुर्बानियां भी हुई हैं। अभी एक फैसला आया 1982 का, 35 दलितों की हत्या एक रात में एक ही जगह पर हुई, और फैसला अब आया कि इंसाफ जो है जब देर से मिलेगा वो ना मिलने के बराबर। अब आप बताओ, एक भी राजा,
एक भी राजा क्या दलित समाज में हुआ है? एक, क्यों भाई? एक भी भगवान हुआ? तो ये सारे इतिहास जो बने हैं कुछ लोगों के लिए बने हैं और आप भी उनकी पूजाओं में लगेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर भी, काशीराम जी निरंतर इन बातों पर कहते थे। अब एक दिन पार्लियामेंट में बोलते बोलते हमने डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू की जात व्यवस्था है ये काल कोठरी के बराबर है। हिंदू धर्म में जन्म होना ये मेरे बस की नहीं था, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। तो हमारे मित्र कलराज मिश्रा जी ने कहा, क्यों त्यागी जी ऐसी बातें कह रहे हो? तो मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लिखी हुई बातें हैं और इतिहास के तथ्य हैं किस तरह से इनके अंगूठे काट लिए गए। एक ही एकलव्य पैदा हुआ है और मुझको जाने का मौका मिला। फूलन देवी के साथ जो अपमान हुआ, भगवान ना करे किसी महिला के साथ हो, लेकिन जब हम उनकी जात के गांव में गए, उन्होंने कहा जी ना तो हमारा कोई भगवान है, ना हमारा कोई पूंजीपति है, ना हमारा कोई महापुरुष है, हमारी तो इतिहास में अब तक सबसे बड़ी फूलन देवी थी। तो इतिहास के लिखने वाले कौन है? एक भी इतिहास में आपके पुरखों का कहीं गरिमापूर्ण जिक्र किया गया हो तो बताओ। तो नया इतिहास भी आपको बनाना है जिसमें अंबेडकर हो, जिसमें कर्पूरी ठाकुर हो, जिसमें काशीराम जी हो, मायावती हो, रामविलास पासवान हो और ऐसे ही जानदार शानदार और भी नहीं। उस इतिहास की रचना आपको करनी है। मैं एक कार्यक्रम में मुझे और भी जाना है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि भारत के नहीं विश्व के गौरव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेतना का नतीजा है कि मोदी नगर से लेकर के मेदिनीपुर तक जो आखिरी जिला है बंगाल का, डॉक्टर अंबेडकर की पूजा हो रही है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा है कि मेरी पूजा मत करो, मुझे भगवान मत बनाओ। जो सवाल मैंने उठाए हैं उन सवाल को और तीव्रता के साथ उठाने का काम करो। तो ये मेरे प्रति सरती श्रद्धांजलि है। आप तादाद में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और इसको और व्यापक बनाओ और अंतिम बात कह करके हाथ उठा करके कहो, संविधान की तरफ को जो उंगली उठेगी उसका क्या करोगे? धन्यवाद। जय भीम। बहुत ही खूबसूरत शब्दों से जो हमारे माननीय अतिथि जी ने कहा है